हाय एवरीवन, यू आर वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा नायब तहसीलदार मेंस 2017 इंग्लिश कंपलसरी सेक्शन, जनरल इंग्लिश कंपलसरी सेक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के जो पूछे गए हैं आपको 2017 के एग्ज़ाम में, मेंस में जो पूछे गए इंग्लिश में। उनमें जो आपके डिफरेंट सेक्शंस जो रहे हैं, जैसे कि हमारे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रहेंगे, ब्लैंक्स रहेंगे। ब्लैंक्स में आपको प्रीपोजिशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वर्ब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कुछ आपके पेयरिंग जो वर्ड्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम डिस्कस करेंगे इसका लेवल भी कि किस लेवल का हमें एग्जाम देखने को मिला, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कौन कौन से हो सकते हैं, और जहाँ से जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए उस पैटर्न से और कैसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, इसको हम एरर डिटेक्शन भी कह सकते हैं, इसको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, बात एक ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है एग्जामिनर का। यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हिमाचल के काफ़ी एग्जाम्स में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है कि जब भी आपको देखने को मिले, क्या ये वर्ड्स जब भी आपको देखने को मिले, फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट वर्ड हम यही ले लेते हैं जो गिवन है हमें, प्रेफर। फर्स्ट वर्ड हम इसी को काउंट कर लेते हैं, प्रेफर। फिर उसके बाद है प्रायर, प्रेफरेबल, ये भी हम लिख सकते हैं, प्रेफरेबल। उसके बाद जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर हो सकता है, और उसके बाद आपका सुपीरियर हो सकता है, एंटीरियर हो सकता है, एल्डर हो सकता है। ये कुछ आपके ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके बाद आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलता है, जिसके बाद आपको एग्जाम में देखने को मिलता है देन, THAN। तो यही आपको बार बार से रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आपको ये देखने को मिल रहा है इन वर्ड्स के बाद, प्रेफर है, प्रायर है, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, है ना, सुपीरियर, ये एल्डर, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा एग्जाम में? देन। इसके बाद क्या लिखा रहेगा? देन। तो आपको यहां से ये क्या करना है, इसको करेक्ट करने के लिए देन नहीं यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रहेगी कि देन एक आपके कंपैरेटिव कंजंक्शन है, जिससे पहले आपको क्या लिखने पड़ती है, कोई भी आपको कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज करना पड़ता है। लेकिन जितने भी वर्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्रेफर, प्रायर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, ये कोई हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है? टू लगाना पड़ता है, ठीक है, देन नहीं लगाएंगे। हालांकि जो एल्डर एक वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है ओल्ड की, लेकिन बाकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। तो जितने भी आपके वर्ड्स एंड होंगे अर से, जिसमें ER या OR आपको एंड में देखने को मिलेगा, आप उनमें क्या करेंगे, उसके बाद हमेशा ही क्या लिखा रहेगा? देन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या कर देना? देन हटाकर क्या कर देना? जस्ट टू लिख देना, दैट्स इट। आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज, सिंस यस्टरडे दिस नोटबुक इज लाइंग इन द फ्लोर। ये जो है आपका क्वेश्चन, ठीक है, इज लाइंग इन द फ्लोर, यहाँ पर ऑन द फ्लोर होना चाहिए था। तो आपको करना क्या है? सिंस यस्टरडे मतलब कल से लेकर अभी तक। सिंस का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर, किसी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर टिल नाउ, फ्रॉम पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम टू टिल नाउ, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। यानी कि कल से ये बुक फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ऐसे एक्शंस को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या रहेगा स्ट्रक्चर, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव,
और फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, बीन, हैज हैव या बीन हमें लिखना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, सिंस या फॉर, और फिर लिखना है आपको क्या, टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर या टाइम, ये सब आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका फॉलो होगा। तो क्या हो जाएगा, दिस नोटबुक इज लाइंग नहीं होगा, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, हैज बीन लाइंग, हैज बीन लाइंग, दिस नोटबुक हैज बीन लाइंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, यहां पर इन भी नहीं होगा, यहां पर ऑन द फ्लोर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी ऐसा एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, कोई भी ऐसा एक्शन जो स्टार्ट कब हुआ, आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ, बट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी वो एक्शन चल रहा है, तो उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप ध्यान से देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अच्छा, सिंस को आप एक और बात समझिए, सिंस और फोर में भी कई बार आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो सिंस यूज किया जाता है तब जब हम किसी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, कि जहां से आपका क्या कोई एक्शन शुरू हुआ, पास्ट का ऐसा कोई भी पॉइंट टाइम का जहां से क्या हुआ, आपका एक्शन शुरू हुआ। ठीक है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां से आपका एक्शन शुरू हुआ, इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या लिखना है, सिंस। और फोर कहां यूज करेंगे आप, फोर तब यूज करेंगे जब बात किसकी हो, पीरियड ऑफ टाइम, किसकी बात हो, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि ड्यूरेशन, जब भी ड्यूरेशन की बात हो तो फोर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर लिखा होता फॉर 8 आवर्स, या फिर यहां पर लिखा होता कि फॉर 2 डेज, क्लियर, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ता है। ये था मेन डिफरेंस सिंस एंड फोर में। चलिए लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सुजैन कंप्लेन दैट शी कुड नॉट फाइंड द शूज। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका इनडायरेक्ट स्पीच का यूज किया गया है, जिसमें दैट से ये क्वेश्चन को जोड़ा गया है। और अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में लिखी गई, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में ही होनी चाहिए थी, है ना। जो आप यहाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुड नॉट फाइंड, कुड मतलब क्या है, पास्ट, शी कुड नॉट फाइंड। ठीक है, अगर ये पास्ट है तो ये पास्ट तभी बनता है जब आपका दैट से पहले लिखी गई, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपकी किस में हो, पास्ट में हो। लेकिन यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में लिखी हुई है, इसको पास्ट में कर देंगे, और कंप्लेन की जगह पे हम क्या कर देंगे, शी कंप्लेंट, क्या कर देंगे, शी कंप्लेंट दैट शी कुड नॉट फाइंड द शूज। ठीक है, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे कंप्लेन की, कंप्लेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज रेखा इज माय कजन सिस्टर। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जब भी कुछ ऐसे वर्ड आपको देखने को मिले, ठीक है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग वर्ड्स, या फिर जिनको गलत तरीके से यूज किया जाता है, जिनकी इंटरप्रिटेशन हम लोग बचपन से ही गलत समझते आए हैं, गलत इंटरप्रेट करते हैं उन वर्ड्स को। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात ये याद रखेंगे कि कभी भी कजन के साथ आप ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते। ठीक है, कजन के साथ कभी भी आप ना तो लगाएंगे ब्रदर, और ना ही आप लगाएंगे क्या, सिस्टर। कजन ब्रदर या सिस्टर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कजन। वो स्पेसिफाई करते हैं हम ही शी या किसी नेम को हम आइडेंटिफाई करके कि वो सिस्टर है या फिर आपका ब्रदर है। ठीक है, अब रेखा जो है एक ऐसा नाम है विच इज फेमिनिन, तो इसका मतलब ऑलरेडी ये क्या है, सिस्टर है, तो हमें इसके साथ सिस्टर नहीं लिखना। क्या करेंगे, रेखा इज माय कजन, दैट्स इट। ठीक है, जैसे बहुत बार आपको पिक पॉकेटर वर्ड देखने को मिलता है, पिक पॉकेटर वर्ड नहीं होता, पिक पॉकेट वर्ड होता है। ठीक है, पिक पॉकेटर कोई वर्ड नहीं है, वर्ड क्या है आपका, पिक पॉकेट, ये आपका वर्ड होता है, पिक पॉकेटर नहीं होता। ठीक है, फिर जैसे बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर, तो बिग ब्लंडर के साथ ना बिग ना लगाया करो, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बिग मिस्टेक, तो इसके साथ बिग ना लगाया करो। ठीक है, फिर ऐसे कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, फिर कई जगह लिखा होता है गुड नेम, अक्सर हम ऐसे पूछते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, अक्सर हम ऐसे पूछते हैं, गलत। ठीक है, नेम के साथ कभी गुड या बैड नहीं लगाना, तो क्या होगा कि व्हाट इज योर नेम, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेखा इज माई कजन, सिर्फ यहाँ पर सिस्टर आप हटा देंगे यहाँ से। आई रिसेंटली वॉच अ एक्सीलेंट मूवी,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, दैट इज रिसेंटली। ये वर्ड आपको देखने को मिला, ठीक है। अब जो रिसेंटली वर्ड है, आप एक चीज याद रखेंगे, जब भी आपको वर्ड देखने को मिले रिसेंटली, जस्ट, या फिर ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट या ऑलरेडी, या फिर आपको देखने को मिले जिसको बोल सकते हैं हम लेटली, लेटली, ठीक है। ये वर्ड जब भी आपको देखने को मिल रहा है रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी या लेटली, तो इनके साथ आप टेंस यूज करा करो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड देखने को मिला, कौन सा? रिसेंटली वर्ड देखने को मिला। तो इसका क्या मतलब निकल के आया कि यहां पर जो हमें टेंस यूज करना है वो कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है? हैज या हैव आप लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर? तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? हम लिखेंगे कि आई, ये फिफ्थ सेंटेंस में यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे कि आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड एन एक्सीलेंट मूवी। ये जो अ लिखा हुआ है इसको भी आप एन बनाएंगे, एन एक्सीलेंट मूवी रिसेंटली। रिसेंटली और लेटली को हमेशा आप एंड में ही लिखा करो, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, आई हैव वॉच्ड एन एक्सीलेंट मूवी रिसेंटली। क्लियर? तो अगर हम ओवरऑल यहां पर देखें कि ये क्वेश्चन कैसे थे, कहां से पूछे गए हैं, तो मैं इनकी एनालिसिस में बच्चे आपको ये बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि क्वेश्चन कहां से बने थे, ये कैसे क्वेश्चन थे, मुश्किल थे, आसान थे, या फिर आप ये भी जान सकते हैं कि इनका लेवल कैसा था, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, तो यहाँ जहां तक हम इसको समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, जितने भी हमारे क्वेश्चन थे जहां तक हम इन्हें समझ पा रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या जान रहे हैं बच्चे? ये जान रहे हैं कि जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कहाँ से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कहाँ से? एडजेक्टिव से, ठीक है, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट है। एडजेक्टिव से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कहाँ से पूछा गया? आपका टेंस से। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका, ये भी आप टेंस ही कह सकते हैं, टेंस से। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था आपका नाउन से, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका टेंस। अगर मैं आपको बताऊं तो ये तीनों ही जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट किस लिए बन चुके हैं? क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी बार बहुत से एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो इन चैप्टर्स पे आपको अच्छे से कमांड बनानी है। अगर मैं क्वेश्चंस का लेवल बताऊं तो क्वेश्चंस का लेवल इजी था। क्वेश्चंस जो थे ये, इनका लेवल जो था वो इजी था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो स्टूडेंट ज़्यादातर कवर नहीं करते। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको स्टूडेंट्स पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये इजी लेवल के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इनको कहूँगा। नेक्स्ट जो रहेंगे आपके क्वेश्चंस वो क्या रहेंगे? नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है? द बेबी हैज बीन क्राइंग, है ना। बेबी हैज बीन क्राइंग, देखिए अभी हाल ही में हमने ये क्वेश्चन देखा, है ना। और इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जैसे ऊपर हमने देखा था कि हैज बीन क्राइंग, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? या तो फोर या तो सिंस प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। जब भी आप टाइम की बात करें, या तो फोर या तो सिंस प्रेपोजिशन का आप यूज करेंगे। क्लियर? लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें
तो सिंस और फॉर में एक हमने डिफरेंस डिस्कस किया था अभी, जस्ट अभी ही हमने वो डिफरेंस डिस्कस किया था कि सिंस तब यूज किया जाता है जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, और फॉर तब यूज किया जाता है जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, ठीक है। तो जो 2 आवर्स है ये क्या है, आपका पीरियड है। अगर ये पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके साथ लिखना पड़ेगा 4। जो पीरियड ऑफ टाइम है इसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है। इसके लिए जो प्रेपोजिशन आएगी, ये लॉन जो है उनके खेलने का एरिया है, ये जो लॉन है उनके खेलने का क्या है, एरिया है, और एरिया की जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है इन, तो क्या हो जाएगा, इन द लॉन। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द लॉन। नेक्स्ट देखिए, बाय हाफ टाइम द प्लेयर हैड मैनेज टू पुट द बॉल ट्वाइस डैश द बास्केट, ठीक है, कि बास्केट के अंदर उन्हें क्या करना था, उस बॉल को डालना था। तो बास्केट के अंदर यानी कि जो बॉल आएगी वो इनवर्ड मोशन में आएगी, है ना। जो भी आपकी बॉल आएगी वो किस में आएगी, आपकी इनवर्ड मोशन, इनवर्ड मोशन, ठीक है। तो इनवर्ड मोशन के लिए जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है वो इनटू यूज की जाती है। तो क्या हो जाएगा, द प्लेयर हैड मैनेज टू पुट द बॉल ट्वाइस डैश द बास्केट, क्या हो जाएगा, इनटू द बास्केट, ठीक है। ये बास्केट है, बास्केट के अंदर उसने बॉल क्या करनी है, डालनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन इनटू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, इनवर्ड मोशन, है ना। अगर इनवर्ड मोशन हमें देखने को मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रेपोजिशन जो है आपकी इन यूज की जाएगी। क्लियर है जी इतनी बात। तो ये क्वेश्चन थे आपके प्रेपोजिशन के, जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, ये भी आपके क्वेश्चन क्या रहेंगे, इजी क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, वर्ब से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपके क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो है आपके वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन देखिए कैसे हैं, ब्यूटी ऑफ अ पर्सन डैश विद इन देयर सोल। आपके पास जो वर्ब है वो कौन सी दी गई है, लाई, ठीक है। ये क्या है, लाई वर्ब है। तो ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आप ये समझ लेंगे कि जो ऑफ है वो एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, ब्यूटी बनेगा, ठीक है। अब ब्यूटी जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। अब ये जो है, ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, ये है आपकी प्रोवर्ब, ठीक है, ये है आपकी क्या, प्रोवर्ब। अब जो प्रोवर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी परमानेंट इन नेचर होती हैं। जितनी भी प्रोवर्ब्स हैं वो सभी आपकी क्या होंगी, परमानेंट इन नेचर होंगी। अगर कोई भी एक्शन आपका परमानेंट इन नेचर है तो उस एक्शन को आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जितनी भी प्रोवर्ब्स है वो सब किस में लिखी जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन लाइज विद इन देयर सोल, ठीक है, विद इन देयर सोल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रोवर्ब जो होती है वो किस में लिखी जाती हैं आपकी, वो लिखी जाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपकी प्रोवर्ब्स लिखी जाएंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। जो वर्ब आपको दी गई है वो क्या है, वो प्लान दी गई है। लेकिन ये अगर मैं क्वेश्चन अगर आपको डिटेल में समझाऊं तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, ठीक है। गलत कैसे पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे जो आपको टास्क दिया जा रहा है वो किसका दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है वर्ब का। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है, ये नाउन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है वो क्या है, वो आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो लगते हैं वो किससे पहले लगते हैं, आपके नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए था, ठीक है। तो जो प्लान वर्ब है इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लानिंग। दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब ये जो प्लानिंग है ना, हालांकि बहुत से बच्चे इसको क्या समझ रहे हैं, ये वर्ब है, लेकिन ये प्लानिंग जो है ये वर्ब नहीं है, ये जेरेंड फॉर्म, जेरेंड फॉर्म है। और जेरेंड फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नाउन होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये नाउन का कॉन्सेप्ट बन रहा है, लेकिन इसको नॉन फाइनाइट वर्ब्स में काउंट किया गया, इस करके उन्होंने वर्ब में इसको काउंट कर दिया। अदरवाइज ये वर्ब का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बनेगा नॉन फाइनाइट, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं नाउन का क्वेश्चन, क्योंकि जेरेंट जो फॉर्म है वर्ब की वो एक नाउन का काम करती है, तो ये नाउन का क्वेश्चन होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो लॉजिक है इसका वो क्या है, कि ये लॉन्ग टर्म जो है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा किसे क्वालिफाई करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्लियर। तो ये नाउन एक्चुअली जो वर्ब है ये नाउन फॉर्म में यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमें राइट
ऑप्शन से चलना होगा, जो भी आपका राइट ऑप्शन बनेगा वो प्लानिंग इज द राइट ऑप्शन। लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुबाला डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ अवर टाइम। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ब्लैंक तो हमें फिल करना ही था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक और गलती की थी। ठीक है, यहाँ पर जो होना चाहिए था, मधुबाला इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, एक्ट्रेसेस। ठीक है, तो कभी भी वन ऑफ द के बाद जो भी आपका नाउन या नाउन फ्रेज लिखा जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। वन ऑफ द एक्ट्रेसेस, वन ऑफ द सिंगर्स, वन ऑफ द पोएट्स, वन ऑफ द राइटर्स। ठीक है, जब भी वन ऑफ द की बात की जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, प्लूरल फॉर्म में लिखना है। वन ऑफ द के बाद जो भी आपका नाउन या नाउन फ्रेज ऐड होगा वो आपको कौन सी फॉर्म में लिखना है, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें दो करेक्शंस मुझे यहां पर दिखाई दे रही हैं कि मधुबाला इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ हर टाइम। दिस शुड बी द राइट सेंटेंस। चलिए, तो नेक्स्ट अपना टास्क देखते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन कहां से बने हैं आपके, जो वर्ब्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका बना है टेंस से, क्वेश्चन बना है पहला क्वेश्चन। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बना है वो बना है नॉन फाइनाइट वर्ब से। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन बना है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ये तीन आपके एरिया फोकस किए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज टेंस, सेकंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड थर्ड इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तीन एरियाज जो हैं फोकस किए गए हैं वर्ब के चैप्टर में। तो वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब का जो था ये था इजी टू मॉडरेट, या फिर मैं इसको कहना चाहूंगा कि ये मॉडरेट लेवल का ही सेक्शन हमें यहां पर देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल आर्टिकल वेयर एवर नेसेसरी। जहां पर भी आपको लगे कि ये यहाँ पर एक आर्टिकल आना चाहिए तो वहां पर आप क्या करेंगे, आर्टिकल ऐड कर देंगे। शी वॉन्टेड टू क्लाइम डैश माउंटेन, है ना, विद हर फ्रेंड्स। अब ये क्या है, पास्ट की बात है। ठीक है, अब जिस माउंटेन को क्लाइम करना चाहती होगी उसकी बात की जा रही होगी तो क्या हो जाएगा, शी वॉन्टेड टू क्लाइम द माउंटेन विद हर फ्रेंड्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग डैश लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रपोजल फ्रॉम। देखिए यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था ना, यहाँ से एक चीज आपको और देखने को, लॉन्ग टर्म यहाँ पे लिखा है, उसके बाद बिजनेस लिखा है ना। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म क्या है, एक एडजेक्टिव है, और बिजनेस क्या है, वो एक नाउन है। ठीक है, तो इसके बाद नाउन ही आना चाहिए, तो प्लानिंग भी नाउन ही बनेगा नॉन फाइनाइट वर्ब में, जेरेंट फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रपोजल फ्रॉम दैट कंपनी। इसका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट जो होते हैं आपके डिटर्मिनर्स वो और ये एन होते हैं। नेक्स्ट इज ही इज डैश एस्ट्रोनॉट, यहां पर था ब्लैंक, ही इज डैश एस्ट्रोनॉट, तो क्या हो जाएगा, ही इज एन एस्ट्रोनॉट। जितने भी आपके नेम ऑफ प्रोफेशंस हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, एस्ट्रोनॉट है, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, और भी बहुत सारे जो भी आपके प्रोफेशन के नेम है, उनसे पहले हमें अ या एन ही लगाना होता है, कभी भी द नहीं लगाएंगे, अ या एन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज एन एस्ट्रोनॉट बाय प्रोफेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ले विल बिगिन विद इन डैश आर। ठीक है, यहां पर बी जो था, बी की जगह पे क्या होना था, बिगिन यहां लिखा गया था, तो क्या हो जाएगा, द प्ले विल बिगिन विद इन, जो आर है इसकी प्रोनाउंसिएशन, जो कई लोग हार पढ़ते हैं, हार नहीं, इसकी आर प्रोनाउंसिएशन रहेगी, तो क्या हो जाएगा, द प्ले विल बिगिन विद इन एन आर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा। क्लियर है बात? तो ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट जो थे आपके वो पेयरिंग वर्ड्स थे। पेयरिंग वर्ड्स में आपको क्या देखने को मिला, ये कुछ वर्ड्स हमें देखने को मिले, जैसे वेट वेट, देयर देयर, लूज लूज, डेजर्ट डेजर्ट, ड्यूल ड्यूल। ठीक है, आसान थे, कुछ मुश्किल नहीं थे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो वेट वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इंतजार, है ना। वेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंतजार, और ये जो वेट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, वजन। ये जो वेट है इसका मतलब क्या होता है, वजन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये जो देर है और एक ये देर है, इन दोनों देर में क्या डिफरेंस है, ये जो देर है ये होती है एक एडवर्ब, सबसे मेन डिफरेंस है, और ये जो होता है ये एक डिटर्मिनर होता है।
ठीक है, इसका मतलब होता है वहां, और इसका मतलब होता है उनका, उनका। ठीक है, देर और देर, ये जो देर है इसका मतलब क्या है, वहां, और ये जो देर है इसका मतलब होता है उनका। ठीक है, ये होती है एडवर्ब और ये होता है डिटर्मिनर। आई बात समझ में? अब उसके बाद अगर हम देखें लूज और लूज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो लूज होता है इसका मतलब होता है ढीला, ढीला मतलब नॉट टाइट, नॉट टाइट। और ये जो लूज है इसका मतलब होता है कि डिप्राइव ऑफ, ये जो लूज है इसका मतलब होता है खो जाना या खो देना, खो देना। ठीक है, जिसका मतलब हो गया था डिप्राइव ऑफ, ना होना हमारा किसी चीज के पास। ठीक है, या फिर नॉट एबल टू फाइंड जिसको हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं लूज। अब एक होता है ये डेजर्ट और एक ये डेजर्ट, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये जो डेजर्ट है, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई मीठा पकवान जो खाने के बाद खाया जाता है। ठीक है, मीठा पकवान जो खाने के बाद खाया जाता है। ठीक है, और ये जो डेजर्ट है इसका मतलब होता है क्या? मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका? ड्यूल, DUEL। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध। ठीक है, द्वंद्व युद्ध का मतलब क्या होगा कि जब दोनों तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो, जब दो पक्ष हथियारों के साथ या किसी और, जैसे आइडियोलॉजी की लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई, तो दोनों तरफ से जब लड़ने के लिए तैयार हो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूल। ठीक है, तो कॉम्बैट होता है ये जब कॉम्बैट बिटवीन टू ओपोनेंट्स, जिसको बोलते हैं हम ड्यूल, लड़ाई जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और एक होता है ड्यूल, इसका मतलब होता है डबल, डबल। ठीक है, ये हमारे वर्ड्स थे। इनको आपको सेंटेंसेस में करना था। जैसे वेट को लेकर अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो वेट में क्या हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं हम कि वेट में हम कर देंगे आई एम वेटिंग फॉर यू, या फिर ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिज वाइफ फॉर 2 आवर्स। एक ये इसका आंसर बन सकता था। वेट की बात क्या हो जाएगी? तो वेट ऑफ या फिर आप ऐसे कह सकते हैं माई वेट इज 54 kgs, ये आपका सेंटेंस बन गया। देर को लेकर अगर हम सेंटेंस बनाए तो देर को जैसे देर आर मैनी पीपल इन द गार्डन, कि वहां गार्डन में बहुत से लोग हैं, तो THERE वहां पर क्या होगा? देर आर, THERE, देर आर मैनी पीपल इन द गार्डन। और नेक्स्ट जो देर है वो एक डिटर्मिनर है जो कि नाउन से पहले लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा? जैसे मैं कहूंगा देयर पॉलिसी डिडंट वर्क वेल, देयर पॉलिसी डिडंट वर्क वेल, या देयर प्लान, या देयर प्लान वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय देयर फ्रेंड्स। ठीक है, देयर प्लान वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय देयर फ्रेंड्स। लूज एंड लूज में क्या हो जाएगा कि ही ऑलवेज वेयर लूज क्लोथ्स, अगर मैं कहूँ कि वो ढीले कपड़े पहनता है, ही ऑलवेज वेयर लूज क्लोथ्स। और ये जो लूज है उससे नेक्स्ट वाला, उसमें क्या कर देंगे कि ही हैज लॉस्ट हिज सेंस, ही हैज लॉस्ट हिज सेंस। ठीक है, डेजर्ट में क्या हो जाएगा कि ही ऑर्डर्ड डेजर्ट, जो DESSERT जो है, ही ऑर्डर्ड डेजर्ट आफ्टर द डिनर, या फिर ही ऑर्डर डेजर्ट आफ्टर डिनर। उससे नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा? डेजर्ट जो है, ठीक है, ठीक है, कि हम बोल देंगे थार इज द बिगेस्ट, इज अ बिग डेजर्ट, थार इज अ बिग डेजर्ट, है ना। उसके ड्यूल एंड ड्यूल, और ड्यूल जो है इसको दो तरह से हम यूज कर सकते हैं। DUEL को एक वर्ब की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, और एक हम इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ बोथ द ओपोनेंट्स अग्रीड टू ड्यूल, दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, या फिर इट वॉज अ ड्यूल बिटवीन द टू ओपोनेंट्स, कुछ भी आप कर सकते हैं, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। नेक्स्ट जो ड्यूल है, जैसे हम कह सकते हैं कि आई हैव अ ड्यूल सिम फोन, हो गया, है ना। या फिर सम पीपल हैव ड्यूल स्टैंडर्ड्स, तो वो हो गया। ठीक है, तो इनको आपको सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल सेंटेंसेस आपको नहीं बनाने, एक ईजी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो एक बिनर मतलब बहुत ज़्यादा चाइल्डिश भी ना लगे, और बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत हैवी वर्ड्स ना यूज़ किए गए। ठीक है, कुछ ऐसे आपको बनाने। तो ये जो आपका सेक्शन था ये बहुत ही इजी पूछा गया। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन जिसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो सकते हैं,
वो ये ड्यूल वाला था, सिर्फ इस वाले ड्यूल में हो सकता है कंफ्यूज, बाकी तो सब ऑलरेडी आपको पता होगा। यानी कि ये ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये इजी सेक्शन हमें देखने को मिला। अब अगर हम ऊपर से एक बार दोबारा से रिकॉल करना शुरू करें तो हम देखते हैं कि जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस थे ये आपके इजी पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद जो आपके प्रेपोजिशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले ये भी इजी पूछे गए थे। उसके बाद जो आपके वर्ब से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, वर्ब से आपके क्वेश्चन जो थे वो एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन नहीं थे। उसके बाद अगर हम आगे चलें, शी वांटेड टू क्लाइंब द, जो आर्टिकल से क्वेश्चन थे ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो आपके पेयरिंग वर्ड से क्वेश्चन थे वो भी बहुत इजी पूछे गए थे। अगर मैं ओवरऑल इस एग्जाम को अगर मैं एक टैग देना चाहूँ तो मैं इस एग्जाम को कहूँगा एक ये इजी एग्जाम पूछा गया था। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखें, ये इजी एग्जाम किसके लिए था? जिसने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, जिसको वर्ड्स की नॉलेज है उसके लिए इजी है। लेकिन जो पढ़ के नहीं गया है, जो अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम बिना पढ़े भी कर पाएंगे इस एग्जाम को, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, आपको अच्छे से इसको पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये एग्जाम कोई भी हो टफ ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जस्ट आपको एरियाज पता होने चाहिए कि कौन से एरियाज आपने फोकस करने हैं, कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। ये सब अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली कर लोगे। अगर ये नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है आई प्रेफर टी देन कॉफी। अगली बार वो क्वेश्चन कैसा चेंज कर सकते हैं? वो ये लिख सकते हैं कि ही इज जूनियर देन मी, है ना, या फिर ही इज सीनियर देन मी, या फिर ही इज सुपीरियर देन मी, ही इज इंफीरियर देन मी, कुछ ऐसा ही ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन चेंज करेंगे, तो है ना। तो ये एरिया हमारा कवर हो गया। अब अगली बार उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंस यस्टरडे दिस बुक इज लाइंग इन द फ्लोर। अब क्या कर देंगे, वो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन अभी तैयार कर दूं कि आई एम टायर्ड बिकॉज आई एम वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। मैंने क्या कहा, आई एम टायर्ड बिकॉज आई एम वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से लेकर काम कर रहा हूं अभी तक, इसलिए मैं थक गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुजैन कंप्लेन दैट शी कुड नॉट फाइंड। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगली बार वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, अगली बार जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको वो पास्ट में कर देंगे, रिपोर्टेड स्पीच है उसको प्रेजेंट में कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि द मैनेजर मेड इट क्लियर दैट ही विल नॉट स्टेप बैक, द मैनेजर मेड इट क्लियर दैट ही विल नॉट स्टेप बैक। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो मेड वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच है आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में कर दी गई है, अब जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें प्रेजेंट कर दिया जाएगा, फ्यूचर कर दिया जाएगा, तो आप उसको पास्ट कर दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसमें लिखा है रेखा इज माई कजन सिस्टर, अब यहाँ से उन्होंने क्या करा कि जो ऐसे कुछ वर्ड्स जो हम अपने डेली लाइफ में गलत यूज करते हैं उन पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बी वेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि पिक पॉकेटर कोई वर्ड ही नहीं है, क्या होता है पिक पॉकेट, तो वहां से क्वेश्चन बन गया। आई रिसेंटली वॉच एन एक्सीलेंट मूवी, ऐसे होना चाहिए था, तो रिसेंटली को लेकर इन्होंने क्या करा, टेंस गलत यूज कर दिया। अगली बार क्या हो सकता है, वो लेटली लिख देंगे इसकी जगह पे, है ना, या वो लास्ट लिख देंगे, या फिर वो लिख देंगे अगो लिख देंगे, या फिर कुछ ऐसा वर्ड आपको हिंट में दे देंगे, समटाइम्स लिख देंगे, ठीक है, ओकेजनली लिख देंगे, रेगुलरली लिख देंगे, कुछ ऐसे आपको हिंट दे देंगे वर्ड्स की कि जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कौन सा टेंस यूज होगा, ठीक है। तो जैसे द बेबी हैज बीन क्राइंग जो इन्होंने दिया आपको, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द बेबी हैज बीन क्राइंग 2 आवर्स की जगह पे क्या कर देंगे, वो कुछ लिख देंगे 8 PM 8 AM, ठीक है, मॉर्निंग लिख देंगे, आफ्टरनून लिख देंगे, इवनिंग लिख देंगे, कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे देंगे, आपकी प्रेपोजिशन सिंस आ जाएगी वहां पर, ठीक है। अगली बार कोई और प्रेपोजिशन दे देंगे, इनकी जगह ऑन पूछ लेंगे, है ना, इनटू की जगह ऑन टू पूछ लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर इनटू आ रही है, कहाँ पर ऑन टू आ रही है, कहाँ इन आनी चाहिए, ऑन कहाँ आनी चाहिए, फोर कहाँ आना चाहिए, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, बीनीथ, अंडर, ओवर, अबव, जो भी आपकी प्रेपोजिशंस है उनके आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है। वर्ब से हो सकता है, नॉन फाइनाइट वर्ब से और क्वेश्चन पूछ लिए जाए, जैसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब से लेट बिट वॉच को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो लेट बिट वॉच को लेकर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें आपको बेर इन्फिनेटिव की नॉलेज होनी चाहिए कि बेर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, फिर जेरेंट क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो आपको अच्छे से नॉलेज है उसकी तो आप वो भी वहां पर करके आ सकते हैं।
फिर और भी बहुत सारे टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोवर्ब की जगह कोई आपको परमानेंट एक्शन दे दिया जाएगा या ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल्स में कोई भी जैसे आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई डिटेल्ड भी पूछे जा सकते हैं, कोई नहीं भी पूछे जा सकते, ठीक है। और ये वर्ड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं। मतलब इन ऑल अगर मैं कहूँ तो आपको ग्रामर पे अपनी अच्छी कमांड बनानी होगी, और जितने भी आपके जो ये पेयरिंग वर्ड्स हैं इन पे भी आपको अपनी अच्छी कमांड बनानी होगी, ताकि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ग्रामर का वो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाए, उसमें कुछ भी आपके लिए मुश्किल ना रहे। क्लियर है। तो उसके लिए अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आप अब हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ कोर्स में ऐड होने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको टाइम टू टाइम आपको जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और जितने भी आपके पॉसिबल एरियाज हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकते हैं, क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो सब डिस्कस किए जाएंगे, वो सब कवर किए जाएंगे, ठीक है। तैयारी ना बच्चे दो तरह से की जाती है तैयारी, एक खुद भी हम कर लेते हैं और एक तैयारी एक्सपर्ट्स के साथ होती है। अगर जब हमें सिलेक्शन शॉर्ट करनी हो अपनी, तो हमें एक्सपर्ट्स के साथ ही तैयारी करनी चाहिए। तो आप अपना टाइम ना वेस्ट किए बिना जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपना जो भी आपका प्रोसीजर है तैयारी का उसको जल्दी से और एक्यूरेटली स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।